अब देखिए हमने स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन देखी थी 2a sin के एक्स कॉस ओमेगा टी, क्या हमेशा इसी फॉर्म की हो सकती है कि इक्वेशन? नहीं। जनरल इक्वेशन जो स्टैंडिंग वेव की मिल सकती है हमें, जनरल इक्वेशन जो होती है बेसिकली वो y इक्वल टू 2a sin के एक्स प्लस फाइव वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, ये जनरल इस तरह से लिख सकते हैं। फाइव वन फाइव टू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर फाइव वन की वैल्यू जीरो हो गई तो ये कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा 2a साइन के एक्स, अगर फाइव वन की वैल्यू जीरो हो गई तो, और फाइव टू की वैल्यू पाई बाय टू हो गई तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कॉस ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन आ गई पुरानी वाली। ठीक है, ये सर ये भी पाई बाय टू हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस आ जाएगा। सर ये जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर फिर साइन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ये दोनों पाई बाय टू भी हो सकते हैं, तो दोनों कॉस और कॉस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है ना सर, ये पाई बाय सिक्स हो सकता है या? बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली फाइव वन फाइव टू कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके डिपेंडिंग अपॉन ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सर ये कैसे कुछ भी आ सकता है। देखिए ये स्टैंडिंग वेव कैसे बनी थी? दो वेव के कॉम्बिनेशन से बनी थी। ए साइन हमने ली थी के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरी हमने ली थी इक्वेशन ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये इक्वेशन ली थी हमने। तो भैया यहाँ पर भी तो कुछ एक कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल कोई सा कांस्टेंट हो सकता है, उसको बोल लेते हैं हम फाइव वन फाइव टू तो यूज कर ली वेरिएबल, फाइव थ्री बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर फाइव फोर बोल सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फाइव थ्री और फाइव फोर जो कि कुछ भी हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से फाइव वन और फाइव टू कुछ भी मिल सकते हैं हमको। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जनरल इक्वेशन है ये। इसका ग्राफ हमने देख लिया, ये स्टैंडिंग वेव का, ये y वर्सेस x का ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये इसका जोड़ीदार, ये एक्चुअल में स्ट्रिंग तो एक ही है, ये उसका जोड़ीदार बना दिया हमने यहाँ पर। जोड़ीदार मतलब कैसे? जब ये लूप यहाँ पर है तो थोड़ी देर बाद नीचे भी तो जाएगा, तो इसलिए ये पूरा एक ये लूप का मोशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है। बेसिकली ये वाला जो पार्टिकल है ये कुछ इस तरीके का एसएचएम कर रहा है, यहाँ से लेकर ये एंटी नोड जो है इसमें ये ऐसे एसएचएम कर रहा है। ये वाला पार्टिकल कुछ ऐसे एसएचएम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल कुछ ऐसे एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो सर जब अगर मान लीजिए इक्वेशन अगर इक्वेशन होती मान लीजिए 2a cos kx साइन ओमेगा टी, मान लीजिए ये इक्वेशन होती, तो देखिए x इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल, x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होता भैया? y इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का cos जीरो इंटू टू एम्पलीट्यूड हो जाता। तो उसका ग्राफ कैसे आता? तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता, अगर हम y वर्सेस x का ग्राफ बनाते ना, और ये है 2a एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 2a, तो इस केस में ग्राफ कैसा आता? x इक्वल टू जीरो वाला एंटी नोड होता, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता, और इसका जोड़ीदार बना देते हैं यहाँ से अपन, ये इसका जोड़ीदार बन जाता। तो x इक्वल टू जीरो वाला एंटी नोड होता बस। तो ये डिटरमाइन करता है, ये कॉस, ये kx वाला टर्म डिटरमाइन करता है नोड और एंटी नोड कहां पर आएंगे, और ये ओमेगा टी वाला डिटरमाइन करता है कि यार t इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव टू वाला टर्म डिटरमाइन करता है कि t इक्वल टू जीरो पर एसएचएम का कौन से फेज से स्टार्टिंग हो रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आए हमको। तो ये जो cos kx का ग्राफ आता, ये x इक्वल टू जीरो पर एंटी नोड देता। ठीक है, चलिए भाई हमको ये भी बात समझ में आ गई, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, फाइव वन फाइव टू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब जो कंपोनेंट वेव्स हैं, ये जो कंपोनेंट वेव्स है इनका एम्पलीट्यूड है a। जो स्टैंडिंग वेव में एंटी नोड का एम्पलीट्यूड होता है उसका आधा होता है कंपोनेंट वेव्स, इनको हम कंपोनेंट वेव्स बोल रहे हैं, इनसे मिलकर ही तो स्टैंडिंग वेव बनी है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड है a। ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में। चलिए और एनालिसिस करें। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? k। x का कोफिशिएंट क्या है? k। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ कंपोनेंट वेव कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाय k। 2 पाई बाय k जो x का कोफिशिएंट है k, क्योंकि a साइन y1 इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन जो ली थी a साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो देखिए इसमें इसकी वेवलेंथ कितनी? 2 पाई बाय k, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और एक लूप की जो लेंथ हो जाती है वो होती है लैम्डा बाय 2। देखिए एक लूप किसे कहते हैं? दो नोड्स के बीच में जो स्ट्रिंग होती है उसे एक लूप बोलते हैं। तो देखिए ये यहां से लेकर अगर यहां तक हम देखें तो ये तो पूरी एक 2 पाई बाय k के बराबर, ये एक लैम्डा हो गई। तो एक जो लूप की लेंथ हो गई, जो एक लूप की लेंथ हो गई दैट इज लैम्डा बाय 2, और इस लूप की लेंथ भी कितनी है? लैम्डा बाय 2।
तो एक लूप की जो लेंथ होती है दैट इज लैम्डा बाय 2। ठीक है, समझ आती है ये बात हमको। ठीक, दैट इज पाई बाय के, लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं 2 पाई बाय के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से निकाल सकते हैं कि एक लूप कितना लंबा है, बेसिकली एक लूप कितनी लेंथ का है। चलिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या देता है हमको, ओमेगा। इससे हमें क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट वेव, जो कंपोनेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। और हर पार्टिकल का टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। हर पार्टिकल देखिए सेम ओमेगा का एसएचएम कर रहा है, सेम ओमेगा का, बस उसका एम्पलीट्यूड अलग है, उसका एम्पलीट्यूड अलग है, बाकी ओमेगा तो सेम है। मतलब हर पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी, हर पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी एसएचएम करने की वो भी सेम है, ओमेगा बाय 2 पाई, और वो कंपोनेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, और हर पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा। तो टी के बगल में जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उससे अपन, ओमेगा जो लिखा हुआ है उससे अपन हर पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमको समझ में आई बात। देखिए एक बार लॉजिकली समझने में सब समझ में आता है। ठीक है, अब मान लीजिए नोड्स हमको पता करना है, नोड्स कहां पर है। ये जनरल इक्वेशन में नोड्स कहां पर होते हैं, जहां पर ये जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म है ये 0 हो जाता है। ये टर्म 0 कहां पर होगा, जहां पर साइन, जहां पर ये एम्पलीट्यूड 0 होगा, ये एम्पलीट्यूड को तो डिटरमाइन कर रहा है। और ये चीज 0 कब होगी, जब साइन के एक्स प्लस 5 0 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू 0, कौन से एंगल पे, जब के एक्स प्लस 5 एन पाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर 510 होता, मान लीजिए 510 होता, यहाँ पर 510 होता, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई, तो ये x है, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई, तो ये जो x की वैल्यू कितनी हो जाती, x की वैल्यू हो जाती एन पाई बाई के इस केस में। और k की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 ले लें तो ये हो जाती एन पाई, तो ये 0, n इक्वल टू 0 पे देखिए 0, n इक्वल टू 1 पे ये x कोऑर्डिनेट हो जाता पाई, ये हो जाता 2 पाई, ये हो जाता 3 पाई, ये हो जाता 4 पाई। तो देखिए नोड्स यहां पर आ रहे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। जहां पर कोई भी जनरल इक्वेशन हो, बेसिकली जहां पर ये साइन के एक्स प्लस 5 वाला टर्म 0 हो रहा है वहां पर नोड्स बनेंगे। ठीक है, चलिए तो नोड्स के लिए हमने x की लोकेशन भी निकाली। बेसिकली एम्पलीट्यूड 0 करना है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है सर, अब एंटी नोड्स में क्या होगा, एंटी नोड्स में एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन के एक्स प्लस 5 प्लस माइनस 1 होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ प्लस 1 ही मत करना, प्लस माइनस 1। भाई ये भी एंटी नोड है, ये भी तो एंटी नोड है। अभी यहाँ पर माइनस में, माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है पार्टिकल, तो क्या हुआ, तो साइन के एक्स प्लस 5 प्लस माइनस 1 कुछ भी हो तो वो वाले एक्स कोऑर्डिनेट एंटी नोड्स होंगे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और कितना होगा वो एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड होगा 2a। तो ये वाले ग्रीन वाले तो नोड हो गए। भैया तुम कौन हो, तुम सारे कौन हो, तुम तो नोड हो। ठीक है, और ये सारे पार्टिकल्स कौन हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं एंटी नोड्स। ये सारे एंटी नोड्स है जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो के एक्स प्लस 5 कितना हो जाएगा, एन प्लस पाई बाय एन प्लस हाफ पाई। ठीक है, एन पाई प्लस पाई बाय 2। चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए अगर 5 की वैल्यू 0 होती वही पहले केस में, और k की वैल्यू भी 1 होती, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, n 0 रखते हैं तो पाई बाय 2। तो देखिए ये यहाँ पर पाई बाय 2, 1 रखते हैं x की वैल्यू 3 पाई बाय 2, ये यहाँ पर एंटी नोड आ गया 3 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 2 पर। तो देखिए दो नोड के बीच में एंटी नोड है, दो एंटी नोड के बीच में नोड है, हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आ रहा है, और हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड आ रहा है। तो लोकेट कर सकते हैं क्या हम नोड्स और एंटी नोड्स, बिल्कुल कर सकते हैं। नोड्स के लिए एम्पलीट्यूड वाला टर्म 0 और एंटी नोड के लिए एम्पलीट्यूड वाला टर्म मैक्सिमम। ठीक है, चलिए भाई समझ में आई बात। नाउ अब अगर हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी हो, अब देखिए हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अगर हम इसको a डैश ले लें, अगर हम इसको a डैश ले लें तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो गई, a डैश साइन ओमेगा t प्लस फाई 2।
ठीक है, ये एसएचएम की इक्वेशन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे? इस y को t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके। सर पार्शियल क्यों? क्योंकि y x और t दोनों का फंक्शन है, तो बस ये आ जाएगी डो y बाय डो टी। और ये एसएचएम है तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल सर इसका डबल डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना आ जाता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, ये तो एकदम ब्लड में चलेगा आप तो। ये तो कोई रात को उठा के भी नींद में पूछना ना, याद आ जाएगा आप तो। भाई एसएचएम की वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस उसका डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। मान लीजिए हमको गिवन है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय 5 साइन पाई बाय 2x साइन 100 पाई टी। अब वैल्यूज के साथ गिवन है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड। एंटीनोड का एम्पलीट्यूड बनाना है हमको, तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे देखिए क्या बन रहा है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म 0 हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 पे नोड है, तो x इक्वल टू 0 पे हमने नोड बना लिया है, y वर्सेस x में स्टैंडिंग वेव बना ली। ठीक है, चलिए अब एंटीनोड का एम्पलीट्यूड बताना है। एंटीनोड का एम्पलीट्यूड क्या कितना होता है? एम्पलीट्यूड का एंटीनोड का एम्पलीट्यूड जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी इस टर्म की जो कि ये एम्पलीट्यूड है ये कितना है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा भैया? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा जब साइन पाई बाय 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5। तो जो ये एंटीनोड का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है दिस इज 5। ठीक है, जिस भी यूनिट में है। चलिए भाई समझ में आई बात। अब मान लीजिए हमसे पूछ लेता फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1/3। x इक्वल टू 1/3 पर जो पार्टिकल मौजूद है, मान लीजिए x इक्वल टू 1/3 यहां पर आ रहा है, सपोज कीजिए दिस इज x इक्वल टू 1/3, सपोज कीजिए। ठीक है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। बेसिकली हमको दूसरी भाषा में एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ये x इक्वल टू 1/3 का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है हमसे, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, घुमा फिरा के पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ। अरे भैया एम्पलीट्यूड पूछ रहा है वो, तो एम्पलीट्यूड वाला टर्म कौन सा है? ये है एम्पलीट्यूड वाला टर्म। तो एम्पलीट्यूड कितना है? 5 साइन पाई बाय 2x। किस x के लिए निकालना है? 1/3 के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1/3 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 हाफ, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो ये जो x इक्वल टू 1/3 का जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड आ गया 5/2 बस। ठीक है, चलिए और क्या पूछा जा रहा है हमसे? फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1/3 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो x इक्वल टू 1/3 पे पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी बताइए 1/3 पे जो पार्टिकल है 1 सेकेंड पे। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 5 साइन पाई बाय 2x साइन 100 पाई टी। तो y इज इक्वल टू 5 साइन, दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको अपन, डायरेक्ट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिसमें उसका एम्पलीट्यूड हमको पता ही है, नहीं तो उसका फंक्शन भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी का 100 पाई टी। तो देखिए अगर हमसे कोई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है तो वो डो वाई बाय डो टी है। ठीक है, तो वो डो वाई बाय डो टी है, तो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे x कांस्टेंट रखते हुए, तो x का टर्म तो कांस्टेंट आ जाएगा एज इट इज, x का टर्म तो कांस्टेंट आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन, अब t का टर्म डिफरेंशिएट करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos 100 पाई t। ठीक है, 100 पाई t का भी चेन रूल से करना पड़ेगा, तो 100 पाई बाहर आएगा, 100 पाई जो है वो बाहर आ जाएगा। बस अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, x इक्वल टू 1/3 और t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए भाई वैल्यू डाल देते हैं, तो पाई बाय 2 इंटू 1/3 कॉस t की वैल्यू 1, 100 पाई इंटू 100 पाई, तो इसको 500 पाई कर देते हैं, 500 पाई कॉस 100 पाई, कॉस 100 पाई, कॉस 100 पाई इज 1, 2 पाई का मल्टीपल है ये, तो ये हो गया 1 और ये हो गया हाफ, तो 500 पाई इंटू हाफ दैट इज 250 पाई। मीटर पर सेकंड ले लीजिए, अगर ये मीटर में गिवन है y तो ठीक है, जो भी यूनिट में गिवन है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1/3 पे जो पार्टिकल मौजूद है वो 1 सेकेंड पे इतनी वेलोसिटी से जा रहा होगा।
ठीक है। अब हमसे एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं उसी पार्टिकल का, 1/3 वाले का, भैया t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताइए। तो उसका तरीका क्या है, पहले तो हम इक्वेशन लिख के बैठ जाते हैं, y sin π/2x sin 100 पाई t, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के रेस्पेक्ट में, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। हम तो डायरेक्टली लिख लेते हैं अब ये फॉर्मूला -ω²y, बस काम खत्म। y की वैल्यू निकाल लेंगे x = 1/3 और t = 1 सेकेंड के लिए, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए -ω² कर देंगे। तो माइनस ओमेगा कितनी है, 100 पाई है ओमेगा, t का कोफिशिएंट, तो 100 पाई का होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है डाल देते हैं भैया, साइन x की वैल्यू π/2 इंटू 1/3 इंटू साइन 100 पाई, t की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, t की वैल्यू 1 है। तो भैया ये तो देखिए साइन 100 पाई तो 0 हो गया, साइन 100 पाई तो 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0 है। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0 आया, 0 कब होता है, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से नहीं मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है। तो भाई ये तो हमने एक स्नैपशॉट बना रखा है, ये वेव तो कंटिन्यूसली, ये पार्टिकल तो कंटिन्यूसली SHM कर रहे हैं। तो t = 1 सेकेंड पे जो x = 1/3 वाला पार्टिकल हमने लिया है, इसको लिया था हमने, तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा है, ठीक है भैया। y की वैल्यू भी 0 है, देखिए t = 1 सेकेंड डाले हैं, तो इनफैक्ट पूरा y किसी भी x के लिए t = 1 सेकेंड पे साइन 100 पाई इज 0। तो मतलब t = 1 सेकेंड में पता है स्ट्रिंग का शेप कैसा है, t = 1 सेकेंड पे स्ट्रिंग का शेप एकदम फ्लैट है, t = 1 सेकेंड पे सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो 0 आना ही है, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव v वेव ऑफ कंपोनेंट वेव्स। अच्छा भाई, तो क्या इक्वेशन थी, y = 5/2 sin π/2x sin 100 पाई t। अब जिन वेव से मिलके स्टैंडिंग वेव बनी उनकी वेलोसिटी बतानी है। भाई स्टैंडिंग वेव की तो कोई वेलोसिटी पूछेगा नहीं, क्योंकि स्टैंडिंग वेव तो स्टैंडिंग है, वो तो चल नहीं रही है, वो तो अपनी जगह पर ही ऐसे 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 कर रहे हैं पार्टिकल्स, ट्रैवलिंग नहीं है, तो इसलिए कंपोनेंट वेव्स की वेलोसिटी पूछी जिनसे बनी है। सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है कंपोनेंट वेव्स की, ω/k। ओमेगा कितना है 100 पाई, t का कोफिशिएंट, और k कितना है π/2, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड, बस ठीक है। चलिए क्या पूछ रहा है, फाइंड लोकेशन ऑफ नोड्स फ्रॉम x = 0 to x = 6 बोथ पॉइंट्स इंक्लूसिव। x = 0 से x = 6 तक हमें नोड्स बताने, किस किस कोऑर्डिनेट पे नोड्स बने हैं, बेसिकली किन किन कोऑर्डिनेट पे नोड्स हैं। चलिए इक्वेशन क्या है, 5 sin π/2x and 100 पाई t। नोड कहां पर होते हैं, नोड कहां पर होते हैं, जहां पे एम्पलीट्यूड वाला टर्म 0 हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड वाला टर्म 0 कब होगा, जब sin π/2x 0 होगा। साइन π/2x 0 कब होगा, साइन 0 कब होता है, जब ये जो एंगल है ये n पाई के बराबर हो जाएगा। n हम 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर देते हैं, n 0 पर x 0 हो जाएगा। बेसिकली इसमें अगर देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2n। तो देखिए x कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 0 रखिए 0, n की वैल्यू 1 रखिए, n की वैल्यू 1 रखने पर n इंटीजर है, और हमें 0 से 6 तक देखना है, n की वैल्यू 1 रखिए 2, n की वैल्यू 2 रखिए 4, n की वैल्यू 3 रखिए 6, n की वैल्यू 4 रखिए 8, लेकिन हमें तो 0 से 6 ही चाहिए। तो देखिए नोड्स 0 2 4 6 पे लोकेटेड है। देखिए x = 0 पे नोड है, x = ये 2, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, ये कोऑर्डिनेट हो गया 4, ये कोऑर्डिनेट हो गया 6। देखिए तो यहां पर नोड्स हैं, 0 2 4 6 पर नोड्स हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अगला नोड कहां पर आएगा 8 पर, अगला नोड कहां पर आएगा 10 पर आएगा। चेक भी कर लेते हैं। देखिए लूप लेंथ जो होती है λ/2 होती है, वो एक लूप की जो लेंथ होती है ये 2 आनी चाहिए। ये लूप की लेंथ 0 से 2 देखिए 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4। चेक कर लेते हैं, k कितना है π/2, तो लैम्डा कितना 2π/k, k की वैल्यू π/2, तो दिस इज π/2 दैट इज 4। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब भाई कोई एंटी नोड पूछ ले हमसे,
0 से 6 भैया एंटी नोड बता दो, दोनों पॉइंट इंक्लूसिव है, इक्वेशन ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले नोड निकाला 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे। एंटी नोड कहां पर होते हैं? दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड होता है। तो देखिए 0 2 के बीच में एकदम बीचों बीच x इक्वल टू 1, x फिर 2 और 4 के बीच में 3, फिर 5, फिर 7। लेकिन हमको तो 0 से 6 जाना है, तो हमारे पास आंसर तो ऑलरेडी है। तो इसका आंसर क्या है? एंटी नोड्स कहां पर मौजूद है? x इक्वल टू 1, 3, 5। 3 एंटी नोड्स बन रहे हैं बेसिकली x इक्वल टू 0 से 6 में, हर दो नोड के बीच में। सर मैथमेटिकली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब साइन पाई बाय 2x 1 या फिर -1, 1 या फिर -1, सिर्फ 1 नहीं, 1 या फिर -1, ये सीखने वाली बात है इसमें। सर -1 क्यों? अरे भैया -1 होगा तो उसका एम्पलीट्यूड -5, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? चलिए, जिस पॉइंट के लिए साइन पाई बाय 2x -1 होगा, यहां से सुनना देखो, तो उसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू -5 साइन 100 पाई टी। इस माइनस को इस साइन के साथ में मिला सकते हैं, तो साइन 100 पाई टी प्लस पाई हो जाएगा। वो देखिए माइनस साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, बस इतना सा मतलब है। नेगेटिव से करे पॉजिटिव से करे, एम्पलीट्यूड अगर सबसे ज्यादा है तो एंटी नोड ही होगा, इसलिए अपन +1 और -1 दोनों लेते हैं। वैसे तो नोड निकालते टाइम साइन पाई बाय 2x को हमें प्लस और -0 लेना चाहिए था। +0 वाला भी नोड है, -0 वाला भी नोड है, लेकिन +0 और -0 एक ही बात होती है, ठीक है। तो चलिए साइन पाई बाय 2x इक्वल टू 1 या -1, दोनों के जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो n+12 पाई। तो देखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई n+12 इंटू ये जो टर्म है ये n+12 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पाई से पाई कट जाएगा, इंटू 2 दैट इज 2n+1। चलिए n की वैल्यू 0 रखिए, n की वैल्यू 0 रखते ही भाई n की वैल्यू के लिए x की वैल्यू n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n 0 रखिए, x की वैल्यू 1 आ गई। n की वैल्यू 1 रखिए, x की वैल्यू 3 आ गई। n की वैल्यू 2 रखिए, x की वैल्यू 5 आ गई। 3 रखिए, 7 आ गई। पर हमें 6 से आगे जाना नहीं है, तो 3 एंटी नोड आ गए, देखिए 1 3 5 में, ठीक है। अब देखिए जब n की वैल्यू 1 रखेंगे ना, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 -1 है। देखिए ये x इक्वल टू 3 वाला पार्टिकल इस इंस्टेंट पर नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, पर है तो एंटी नोड ही। समझ में आई बात? ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों केसेस लेने चाहिए हमको, तब सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलिए, नोड और एंटी नोड तो हो गए। अब कोई हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि उन पार्टिकल्स को लोकेट करके बताओ जिनका एम्पलीट्यूड 5/2 है। भाई एंटी नोड का तो 5 है, तो ऐसे पार्टिकल्स भी तो होंगे जिनका एम्पलीट्यूड 5/2 है, बिल्कुल होंगे। देखिए जैसे ये पार्टिकल मान लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड है 5/2, तो इन भाई साहब का भी 5/2 है, इन भाई साहब का भी 5/2 है, इन भाई साहब का भी 5/2 है। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं 0 से लेकर 6 तक लोकेटेड, उनको लोकेट करना है। तो इक्वेशन ये हो गई, एम्पलीट्यूड 5/2 है, ये टर्म एम्पलीट्यूड बताता है, तो एम्पलीट्यूड जो कि 5 साइन पाई बाय 2x है, वो 5/2 या फिर -5/2, दोनों केस लेंगे। क्योंकि ये वाला पार्टिकल इस इंस्टेंट पे नीचे से स्टार्ट कर रहा है, पर क्या हुआ है एम्पलीट्यूड तो 5/2 का ही। भाई ये SHM में ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का SHM कर रहा है, ये भी कुछ इस तरीके का SHM कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी तो कुछ इस तरीके का SHM ही कर रहा है, बस ये नीचे से स्टार्ट कर रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम से। तो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड तो 5/2 ही है, तो इसलिए 5/2 और -5/2 दोनों लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई समझ में आई ये बात। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो साइन पाई बाय 2x इक्वल टू हाफ। अब देखिए साइन पाई बाय 2x इक्वल टू हाफ, मतलब या फिर -हाफ, मतलब पाई बाय 2x हाफ लें अगर अपन,
और माइनस हाफ, जीरो से स्टार्ट करें, हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू हाफ कब होता है, π/6 पे होता है। माइनस और कब होता है, 5π/6 पे होता है। और कब होता है, देखिए π/6 पे होता है साइन थीटा इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इक्वल टू हाफ या माइनस हाफ, थीटा इक्वल टू π/6, 5π/6 या फिर 7π/6 या फिर 11π/6। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चले गए, पर हमको आती है मैथमेटिक्स। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और आगे कंटिन्यू रहेगी सीरीज। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई से सारे पाई कट जाएंगे, ये 2 से नीचे सारे 3 आ जाएंगे, तो 1/3, 5/3, 7/3, 11/3। तो देखिए लोकेट करते हैं, जैसे ये पार्टिकल है पहला वाला 1/3 पर, ये वाला है 5/3 पर, ये वाला है 7/3 पर, ये वाला है 11/3 पर। अब इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करना, देखो 1/3 और 5/3 के बीच में दूरी कितनी है, 4/3, और 5/3 और 7/3 के बीच में कितनी है, 2/3। तो ये वाले पार्टिकल्स बराबर 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 दूरी पे नहीं है, जैसे नोड और एंटी नोड के साथ में होता है। भाई हर नोड 2-2 मीटर की दूरी पर है, अगर ये x मीटर में ले तो 2-2 मीटर की दूरी पर है हर नोड। हर एंटी नोड भी 2-2 मीटर की पे आ रहा था, लेकिन ये 1/5/2 एम्पलीट्यूड वाले इक्वी डिस्टेंस नहीं है एक दूसरे से, लेकिन हाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए पहले 4/3 का डिफरेंस, फिर 2/3 का, फिर वापस 4/3 का, फिर अगला 2/3 का, फिर अगला 4/3 का, ऐसे पैटर्न बन जाता है। ऐसी सीक्वेंस तो बनती है, क्योंकि जैसा एक लूप में हो रहा है वैसा ही दूसरे लूप में होगा, वैसा ही तीसरे लूप में होगा, वैसा ही चौथे लूप में होगा। एक लूप का पैटर्न तो रिपीट करेगा। देखो एक लूप का पैटर्न तो रिपीट करेगा। 17/3, अगला वाला 19/3, ये 6 से ज्यादा है, हमको तो 6 तक ही जाना है। तो ये देखिए 6 पॉइंट्स आ गए जिनका एम्पलीट्यूड 5/2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं हमको। ये तभी आते हैं जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हम बिल्कुल समझ के कर रहे हैं सारी चीजें। स्टैंडिंग वेव हमको विजुअलाइज भी हो रही है अब, कि यार ये कैसे हो रहा है। किसी पार्टिकल का 5/2 एम्पलीट्यूड है, किसी का 5 है, किसी का 0 है। हर 2 नोड के बीच में एंटी नोड आ रहा है, हर 2 एंटी नोड के बीच में एक नोड आ रहा है। और जो ऐसे पार्टिकल्स है जिनका एम्पलीट्यूड एंटी नोड का आधा है, वो लूप बाय लूप में पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मत करना उसको भाई, हाँ कि भाई 2 निकालिए, 1/3 5/3, चलो भाई 4/3 का डिफरेंस आ गया, 9/3 13/3 17/3, नहीं वो चक्कर पड़ जाएगा उसमें, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, पहले एक लूप पूरा निकाल लें, 4 टर्म लिखे, पैटर्न अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा y इक्वल टू a sin kx sin ओमेगा t प्लस π/2 इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, ट्रैवलिंग वेव की है क्या, या स्टैंडिंग वेव की है, स्टैंडिंग वेव की है। साइन और साइन, 2 साइन के टर्म्स दिख रहे हैं, एक में kx है, एक में ओमेगा t का टर्म है। ट्रैवलिंग होती तो साइन kx प्लस या माइनस ओमेगा t होता, ये तो स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 0। तो हमें रस्सी का शेप बताना है, t इक्वल टू 0 पे रस्सी कैसी दिख रही होगी। ठीक है सर, यहाँ पर 2a तो आया नहीं, सर ये स्टैंडिंग वेव की कैसे हो गई। अरे भैया 2a नहीं आया तो क्या हुआ, a तो आया है, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड a है, क्या फर्क पड़ता है 2a हो या a हो, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड a है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे शेप बताना है, तो t इक्वल टू 0 डाल देते हैं इसमें। तो भैया जो इक्वेशन है y इक्वल टू a sin kx sin ओमेगा t प्लस π/2, इसमें t इक्वल टू 0 डाल देंगे। तो t इक्वल टू 0 डालते, देखिए y इक्वल टू a sin kx sin ओमेगा t 0 हो गया प्लस π/2। साइन π/2 कितना होता है 1, साइन π/2 1 होता है, तो इस टर्म को तो हटा देते हैं। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई है तो ये हट जाएगा टर्म। तो y इक्वल टू a sin kx, देखिए y x का फंक्शन आ गया, इट इज इक्वेशन ऑफ द शेप। यहां पर भी वही चीज है जो हमने पढ़ी थी ट्रैवलिंग वेव में। t इक्वल टू 0 डालेंगे, t इक्वल टू 0 डालेंगे तो t इक्वल टू 0 पे हमको स्ट्रिंग का फोटो मिलेगा। टाइम फिक्स कर दिया, मतलब फोटो खींचा है, और x फिक्स कर दिया, मतलब एक पार्टिकल पे जाके कैमरा लेके चले गए, एक पार्टिकल पे कैमरे से उस पार्टिकल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अब, मतलब उसका मोशन देख रहे हैं। दैट विल गिव यू इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लीजिए इसमें x इक्वल टू 1 रख दिया, तो x इक्वल टू 1 का हमें
इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी ए साइन के, जो भी होगा के की वैल्यू इंटू 1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, चलिए अभी तो हमको शेप बताना है, फोटो बतानी है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्ट्रिंग कैसी दिखेगी, y वर्सेस x बना लेते हैं, साइन के x इक्वल टू 0 पे नोड आएगा, तो देखिए x इक्वल टू 0 पे नोड, और ये एंटी नोड का एम्पलीट्यूड हो गया e। ऐसी रस्सी दिखेगी हमको t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, क्लियर।